देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और आज मैं एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है शमशान रोड की ड्यूटी। तो चलिए दोस्तों, इस स्टोरी को शुरू करते हैं। मैं पुलिस में था, एक साधारण सा कांस्टेबल। वर्दी पहनने के बाद मुझे कभी डर लगा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था डराने वाले हम होते हैं। लेकिन उस एक रात ने मेरी ये सोच हमेशा के लिए तोड़ कर रख दी। मुझको शमशान रोड की नाइट ड्यूटी मिली थी, वही रास्ता जिसे लोग दिन में भी ठीक से पार नहीं करते थे। रात करीब 1:30 बजे का समय था। हवा अचानक रुक गई थी और पूरा इलाका इतना शांत हो गया था कि अपने जूतों की आवाज भी अब मुझे भारी लगने लगी थी। तभी मेरे वॉकी टॉकी पर एक औरत की आवाज आई, बहुत धीमी हुई आवाज, और वह बोल रही थी, साहब मदद चाहिए। ये आवाज कंट्रोल रूम की नहीं थी, फिर भी वही फ्रीक्वेंसी थी। मैं रुका और सामने देखा तो शमशान की दीवार के पास सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैंने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा कि कौन है और क्या मदद चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ने लगी, मेरे शरीर के अंदर ठंडक सी उतरने लगी, क्योंकि उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जब उसने चेहरा उठाया तो मैंने देखा कि उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी मुस्कान ऐसी थी कि मेरे हाथ अपने आप पिस्तौल पर चले गए। उसने कहा कि गोली उसे नहीं मार सकती, लेकिन मेरी नींद हमेशा के लिए चली जाएगी। और उसी पल उसकी उंगलियां मेरी कलाई पर पड़ी, 3 उंगलियां, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब होश आया तो मैं थाने के मेडिकल रूम में था। सब इंस्पेक्टर की आंखों में डर था, जैसे वो सब जानते हो कि मैंने क्या देखा है। और तभी उसने मेरे सामने एक पुरानी फाइल निकाल कर रख दी, जिसमें जली हुई एक महिला कांस्टेबल की फोटो थी। और वह फोटो उसी महिला की थी जो उस रात मुझे शमशान रोड के पास मिली थी। वही चेहरा। उसने बताया कि वो ड्यूटी पर मरी थी, जिंदा जला दी गई थी, क्योंकि उसने कुछ बड़े अफसरों के खिलाफ शिकायत करने की कोशिश की थी। वो केस दर्ज नहीं हुआ, उसे ऑपरेशन साइलेंस के नाम से दबा दिया गया। लेकिन उस रात के बाद वो मेरे पीछे मेरे घर तक आ गई। हर रात ठीक 2:17 पर मेरे घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। शमशान की मिट्टी से सने गीले पैरों के निशान मेरे बिस्तर तक आते और दीवारों पर वो साया उभरने लगता था। वो मेरे दिमाग के अंदर बोलती, वो मुझे सब दिखाती जो उसके साथ हुआ था। थाने में रोना, हंसते हुए अफसरों और पेट्रोल से लगी हुई आग, वह मुझे सब दिखाती। हर बार उसकी उंगलियों के निशान मेरी कलाई पर बढ़ते गए। मैं समझ गया था कि अगर अब मैंने सच बाहर नहीं निकाला तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने मीडिया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जो भी मिला
वह या तो डर गया या अचानक कुछ ही दिनों में मर गया। मुझे धमकियां मिलने लगी, काली गाड़ियां मेरे घर के बाहर खड़ी रहने लगी और आखिरकार मुझे शमशान रोड पर बुलाया गया ठीक 2:17 पर। वहां वो थी और इस बार उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं बल्कि इंतजार लग रहा था। उसने मुझे अपनी जली हुई डायरी दी, उसकी FIR की। तभी सबसे बड़ा अफसर सामने आया बंदूक लेकर और बोला, अब मैं भी ऑपरेशन साइलेंस का हिस्सा बनूंगा। उस पल मैंने FIR आग में फेंक दी और जो हुआ वो किसी इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं लग रहा था। पूरा शमशान कांपने लगा, आग एकदम से भड़क उठी, जमीन से जले हुए हाथ निकलने लगे और उस अफसर को जमीन के अंदर खींच ले गए। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में है। मैं जिंदा बच गया, शायद क्योंकि डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि गोली लगने के बाद भी मैं कैसे बच गया। मुझे नौकरी से चुपचाप निकाल दिया गया। आज मैं पुलिस नहीं हूँ, लेकिन हर रात 2:17 पर मेरी आँख अपने आप खुल जाती है। कभी कभी आईने में अपने पीछे मैं उसको खड़ा देखता हूँ, अब बिना जले चेहरे के, शांत मुस्कान के साथ। वो कुछ नहीं कहती, बस इतना महसूस कराती है कि मैं अब उसका कहानी सुनाने वाला हूँ। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और तुम्हारी घड़ी 2:17 दिखा रही है तो लाइट बंद मत करना, क्योंकि वो सिर्फ मेरे पीछे ही नहीं आती, कहानी सुनने वालों के पीछे भी आ जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा, या फिर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी का टॉपिक है तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर हॉरर स्टोरी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। अगर तुम रात के समय अकेले हो तो अभी अपने दरवाजे बंद कर लो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक लड़की की कहानी जो ना केवल खूबसूरत थी बल्कि मौत जैसी खौफनाक भी थी। उसका नाम था अनामिका। गांव के लोग कहते हैं जो उसकी आंखों में देख ले वह कभी वापस नहीं आता। आज मैं और मेरे दोस्त उस गांव की उस रास्ते से गुजरने वाले हैं जहां उसके नाम का साया हर जगह है। क्या तुम सुनने की हिम्मत रखते हो? ध्यान रहे, हर चीख, हर सरसराहट, हर चूड़ियों की आवाज सच हो सकती है। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि पेड़ों की सरसराहट भी किसी की धीमी सांस जैसी लग रही थी। मैं और मेरा दोस्त रोहन उस छोटे से गांव की ओर जा रहे थे जहां के बारे में हर कोई डरावनी बातें ही करता है। गांव के बाहर खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा डरावना लगता था। लोग कहते थे कि उसके नीचे अनामिका रहती थी। अनामिका वह लड़की जिसकी कहानी हर किसी के कानों में फुसफुसाती है। लंबी काली जुल्फें, बड़ी आंखें, आवाज इतनी मधुर कि सुनने वाला तुरंत रुक जाता है। लेकिन वह अकेले लोगों के सामने ही आती थी और जो भी उसके आंखों में देख लेता वह कभी वापस नहीं आता था। करीब 25 साल पहले की बात है। अनामिका गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन उसका रहस्य था जिसे कोई समझ नहीं पाया। वह रातों को जागती थी और दिन में सोती थी।
गांव वाले उसे मजाक में लेते थे, फिर धीरे धीरे डरने लगे। एक रात गांव से एक आदमी गायब हो गया, फिर दूसरा आदमी गायब हुआ, फिर तीसरा आदमी गायब हुआ। सबकी आखिरी जगह वही पीपल का पेड़ था। डर का आलम यह था कि गांव वालों ने अनामिका को पकड़ लिया। बिना सुने बिना पूछे उन्होंने अनामिका को जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने केवल यही कहा था, मैं वापस आऊंगी और तब मुझे पहचान नहीं पाओगे। और उस रात हवा तेज हो गई, आग बुझ गई और उसकी लाश गायब हो गई। उसके बाद से गांव में कुछ सामान्य नहीं रहा। रात में अगर कोई अकेला रास्ते से गुजरता था तो उसे चूड़ियों की आवाज सुनाई देती थी। अगर वह पलटकर देख ले तो सुबह उसकी लाश मिलती थी। आज रात मैं और रोहन उसी रास्ते से जा रहे थे। रात के 12 बज चुके थे। कार अचानक पीपल के पेड़ के पास रुक गई। तभी एक मीठी आवाज गूंजी, किसी को लिफ्ट चाहिए। सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी थी, चेहरा आधा ढका हुआ, पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहन हंसने लगा। मैं डर गया। वो अचानक हमारे पीछे बैठ गई। कार के अंदर ठंड बढ़ गई, शीशों पर भाप जम गई। उसकी आंखों में काला खालीपन था और उसने कहा, मैं अनामिका हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ। उसकी मुस्कान अब भयभीत करने लगी थी। वह धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ी। उसकी गर्दन पर नीले निशान उभरने लगे और तभी उसने उसे खींच लिया। सुबह गांव वालों ने हमारी कार देखी। रोहन नहीं मिला, केवल पीपल के नीचे एक नई चूड़ी पड़ी थी। कुछ समय बाद मैं और मेरी दोस्त रिया वहां गए थे। हमें सच जानना था। कार पार्क की और धीरे धीरे पेड़ के पास बढ़े। हवा ठंडी थी, चारों तरफ अंधेरा था। तभी चूड़ियों की आवाज सुनाई दी और सामने खड़ी वही लड़की, सफेद साड़ी में, आंखों में केवल काला खालीपन। तभी रिया ने पूछा, तुम हमें क्यों बुलाए? मैं हमेशा देखती हूँ जो मेरी कहानी सुनते हैं, मैं उन्हें पास बुलाती हूँ। जो मेरी आंखों में देख ले वह मेरी दुनिया में हंस जाता है, ऐसा अनामिका बोली। हमने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन जमीन टिक नहीं रही थी। हवा इतनी तेज थी कि हमारी चीखें भी गूंज नहीं रही थी। तभी अनामिका ने हाथ बढ़ाया और हमारी आंखों में अंधेरा उतर गया। हमने देखा उसकी आंखें काली थी, चेहरा झुलसा हुआ था। मैंने तुम्हें बुलाया था। हर बार जो मुझे चुनौती देता है मैं उसे अपनी दुनिया में ले आती हूँ। तुम भागो या रहो। हमने दौड़ लगाई। हर रास्ता गायब था। हवा में केवल वही भयानक हंसी और चूड़ियों की आवाज थी। अचानक एक छोटा सा रास्ता धुंध में चमका। हम दौड़े लेकिन सब कुछ रुक गया था और हम वहीं कार में थे। पीछे की सीट पर कोई नहीं था, केवल नई चूड़ियां पड़ी थी। हवा धीमी हो गई और रात फिर उतनी ही खामोश हो गई। हम जानते थे कि अनामिका ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन केवल इस बार। रात का अंधेरा और भी गहरा था। हर चीज सन्नाटे में थी। मैं और रिया थोड़े सहमे हुए थे। हम दोनों कार में ही बैठे थे। पीछे की सीट पर हल्की परछाई हिल रही थी। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। हवा में आवाज गूंजी, तुम सोच रहे हो कि तुम बच गए हो। डैशबोर्ड पर लिखा था,
मैं तुम्हें हमेशा देखती हूँ। रोहन की हंसी सुनाई दी, लेकिन अब इंसानी नहीं, उसका चेहरा झुलसा हुआ, आंखें बिल्कुल काली हो गई थी। अनामिका प्रकट हुई, सफेद साड़ी, काले बाल, मुस्कान, लेकिन आंखों में मौत का साया। तुम भाग सकते हो, पर याद रखना मैं हर जगह हूँ, घर में, सड़क पर, नींद में। एक दिन मैं तुम्हें खींच लूंगी। रोहन अचानक गायब हो गया और उसके स्थान पर एक नई चूड़ी गिर गई, जैसे अगला शिकार तैयार हो। हमने कार दौड़ाई, लेकिन सड़क बदलती जा रही थी। हर मोड़ पर वही पेड़, वही अंधेरा, वही हंसी। सुबह हम गांव के बाहर पहुंचे। हमारी आंखें अब कभी भी वही नहीं थी, और उस दिन से हर रात हमें सुनाई देता है चूड़ियों की आवाज़, फुसफुसाती आवाज़ें, और कभी कभी ऐसी आवाज़ आती है जो कहती है, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं वापस आऊँगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा। तो चलिए, कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। हेलो दोस्तों, आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है भानुपुर का श्राप। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। यह बात 2007 की है। उत्तर भारत का एक शहर भानुपुर, नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि यह शहर ज़्यादातर समय खबरों से दूर रहता है। लेकिन जो लोग यहाँ रहते थे वे जानते थे कि भानुपुर की हवा में कुछ ऐसा था जो रात होते ही बदल जाता था। दिन में यह शहर बिल्कुल नॉर्मल सा लगता था। भीड़ भाड़ वाले बाजार, ऑटो रिक्शा की आवाज़ें, मंदिर की घंटियाँ और मस्जिद की अजान, स्कूल से लौटते बच्चे। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते थे, शहर का एक हिस्सा, पुराना सेक्टर 4, अजीब तरह से शांत हो जाता था। वही स्ट्रीट लाइटें जो जलती थीं, लेकिन रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा खुद रोशनी को निगल रहा हो। स्थानीय लोग उस इलाके में जाने से बचते थे। अगर मजबूरी में जाना भी पड़े तो अकेले नहीं जाते थे, और इस डर की वजह कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि वे घटनाएं थी जो पुलिस रिकॉर्ड में आज भी अनसॉल्व्ड पड़ी हैं। सबसे पहली घटना 1998 में दर्ज हुई थी। भानुपुर नगर निगम में काम करने वाला एक जूनियर इंजीनियर राकेश वर्मा, उसे पुराने सेक्टर 4 में सीवरेज लाइन की शिकायत देखने भेजा गया था। शाम 6 बजे वह अपनी बाइक से निकला। उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। पहले लोगों ने सोचा कि शायद वो किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया होगा, लेकिन 3 दिन बाद उसकी बाइक सेक्टर 4 के पुराने शमशान के पास खड़ी मिली। चाबी लगी हुई थी, पेट्रोल आधा भरा था, लेकिन राकेश का कोई निशान नहीं था। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की, जांच चली, लेकिन ना तो लाश मिली, ना ही कोई सुराग मिला। फाइल बंद कर दी गई। इसके बाद अगले 9 साल में कुल 27 लोग इसी इलाके से रात के समय गायब हुए। सभी में एक समान बात थी, उम्र 20 से 45 के बीच, मानसिक रूप से स्वस्थ, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, और आखिरी बार सेक्टर 4 के पास देखे गए। कुछ लोगों की लाशें मिली भी, लेकिन हालत ऐसी कि पहचान मुश्किल थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा गया वह और भी डरावना था। शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे। मौत का कारण स्पष्ट नहीं था। दिल ने अचानक काम करना बंद कर दिया, लेकिन 27 लोगों का दिल अचानक एक ही इलाके में क्यों बंद हो गया? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था।
पहली बार 2007 में गया था। मैं उस समय एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था। मुझे असली घटनाओं पर लिखना पसंद था। जब मैंने भानुपुर के बारे में सुना तो लगा यह बस एक और डरावनी कहानी होगी, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा मुझे एहसास हो गया कि यह शहर कुछ छुपा रहा है। मैंने एक लोकल चाय वाले से बात की। उसने नाम बताने से मना कर दिया। बस इतना कहा, साहब दिन में सब ठीक है लेकिन रात में वहाँ कोई रहता है। मैंने पूछा कौन रहता है। वह चुप हो गया, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन जो देखता सबको है। मैंने तय किया कि मैं खुद रात में सेक्टर 4 में जाऊंगा। मेरे साथ एक लोकल फोटोग्राफर था, उसका नाम इमरान था। वह शुरू में डर रहा था लेकिन बाद में मान गया। रात के 12:15 पर हम दोनों बाइक से सेक्टर 4 पहुंचे। पहली चीज जो मैंने महसूस की, आवाज़ों की गैर मौजूदगी। ना कुत्तों के भौंकने की आवाज़, ना कीड़ों की, ना ही हवा की। बस एक अजीब सी सन्नाटा। जैसे ही हम पुराने शमशान के पास पहुंचे, मेरे कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। इमरान ने कहा बैटरी फुल है। उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन सामने कुछ नहीं था। अचानक मेरे कान में किसी के सांस लेने की आवाज़ आई, बहुत पास से। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। इमरान का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, भाई यहाँ कोई खड़ा है। मैंने पूछा कहाँ? उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, हमारे बीच। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह मैं सिविल हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने बताया मुझे 24 घंटे बाद सड़क किनारे बेहोशी के हालत में पाया गया। इमरान कभी नहीं मिला। पुलिस ने मुझसे बयान लिया, लेकिन जब मैंने सेक्टर 4 की बात की उन्होंने फाइल बंद कर दी। एक सीनियर अफसर ने मुझे अलग ले जाकर कहा, आप यह शहर छोड़ दीजिए, कुछ सवालों के जवाब यहाँ नहीं मिलते। मैं भानुपुर से चला गया, लेकिन वह शहर मुझे छोड़कर नहीं गया। 2019 में जब मैंने फिर से भानुपुर की फाइलें देखी तो एक बात समझ में आई, जितने भी लोग गायब हुए उनकी मौत की तारीख हर बार अमावस्या की रात थी और सेक्टर 4 का वही इलाका। कभी एक ब्रिटिश जमाने का मानसिक अस्पताल हुआ करता था, जिसे 1946 में एक रात में अचानक बंद कर दिया गया। रिकॉर्ड में लिखा था, स्टाफ और मरीज मानसिक रूप से अस्थिर पाए गए। बस इतना आज भी भानुपुर सेक्टर 4 मैप में मौजूद है, लेकिन गूगल मैप्स पर उस इलाके की स्ट्रीट व्यू अचानक ब्लर हो जाती है और स्थानीय लोग कहते हैं अगर रात के 12 बजे वहाँ किसी ने अपना नाम लिया तो पलटकर मत देखना, क्योंकि जो पुकारता है वह इंसान नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है भानगढ़ का श्राप। तो दोस्तों, भानगढ़ का नाम सुनते ही लोगों की आवाज़ धीमी हो जाती है, जैसे कोई अनजाने में किसी सोए हुए शैतान का नाम ले रहा हो। राजस्थान की गर्म रेत, अरावली की सूखी पहाड़ियाँ और उनके बीच खड़ा वो किला जो दिन में भी अजीब सा लगता है और रात होते ही बिल्कुल
अलग हो जाता है। लोग कहते हैं किले पत्थरों से बने होते हैं, लेकिन भानगढ़ ऐसा किला है जो सांस लेता है, जो सुनता है, जो देखता है और जो इंतजार करता है। शाम ढलने से पहले भानगढ़ बिल्कुल सामान्य सा दिखता है। टूरिस्ट घूमते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और हंसते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छुपता है, हवा बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक सब कुछ रोक दिया हो। पंछी उड़ जाते हैं, आवाजें मर जाती हैं और सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि अपने ही दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगती है। इसी किले के और 4 दोस्त बढ़ रहे थे। उनके कदमों में डर नहीं था, बल्कि सिर्फ उत्साह था। उन्हें लगता था कि डर एक कहानी है और कहानियां कैमरों के लिए होती हैं। अमन सबसे आगे चल रहा था। उसके हाथ में कैमरा था और चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो इंसान को सबसे पहले मारता है। उसके पीछे रोहित था जो हर बात पर हंसता रहता था। नील सबसे ज़्यादा बोलने वाला था और सागर सबसे कम बोलने वाला था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ देख लेती थी। किले के बाहर लगा बोर्ड उन्होंने देखा, जिस पर लिखा था सूर्यास्त के बाद अंदर जाना मना है। अमन ने कैमरे की ओर देखकर कहा कि यही तो असली मसाला है, नियम तोड़ने में ही तो मज़ा आता है। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो किले के गेट के पास जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें इतनी गहरी थी जैसे उनमें रात कैद हो। उसने बिना देखे कहा कि मत जाओ, अंदर जो गया वो वापस नहीं आया। उसकी आवाज़ में डर नहीं था, थकान थी, जैसे वो ये बात 100 बार बोल चुका हो और हर बार किसी ने नहीं सुना हो। नील ने हंसकर कहा, हर डरावनी जगह पर एक ऐसा बूढ़ा जरूर होता है। बूढ़े ने सिर हिलाया और पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा ना डर, बस एक खालीपन था। उसने बस इतना कहा कि अगर किसी औरत की आवाज़ सुनो तो पीछे मत देखना। फिर उसने मुंह फेर लिया। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। जब वे किले के अंदर पहुंचे, पहली चीज जो महसूस हुई वो थी ठंड। दिन की गर्मी जैसे अचानक गायब हो गई थी। दीवारें ऊंची थी और रास्ते सकरे थे। टॉर्च की रोशनी में पुराने महल, टूटी सीढ़ियां और खाली पड़े कमरे दिख रहे थे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, रोहित बात बात पर मजाक कर रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में सागर रुक गया। उसने कहा कि उसे कुछ सुनाई दिया है। सबने ध्यान दिया। दूर से बहुत हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन किले में उनके अलावा कोई था ही नहीं। फिर वो आवाज साफ होने लगी। वो आवाज थी पायल की, बहुत धीमी, बहुत मीठी, जैसे कोई जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा हो ताकि आवाज साफ सुनाई दे। नील ने मजाक में कहा कि लगता है भानगढ़ की राजकुमारी आज भी यहीं रहती है। जैसे ही उसने ये कहा, हवा अचानक तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी अपने आप हिलने लगी। अचानक एक तेज चीख गूंजी,
इतनी तेज कि सबके कान सुन्न हो गए। कैमरा हिल गया। सब संभले तो देखा नील वहां नहीं था। जहां वो खड़ा था वहां बस उसकी टॉर्च पड़ी थी जलती हुई। उसका नाम पुकारा गया, जवाब नहीं आया। आवाज गूंजकर वापस आ रही थी, जैसे किला खुद उसका नाम दोहरा रहा हो। डर पहली बार उनकी आंखों में उतरा। रोहित की हंसी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। सागर ने कहा उसे तुरंत बाहर जाना चाहिए, लेकिन बाहर का रास्ता अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा अंदर आते समय लगा था। गलियां लंबी हो गई थी, मोड़ नए लग रहे थे। चलते चलते उन्हें एक बड़ा सा आंगन मिला। बीच में टूटा हुआ कुआं था। कुएं से ठंडी हवा आ रही थी और उसी हवा के साथ एक फुसफुसाहट भी आ रही थी, जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे कुछ कह रहे हों। अमन ने कैमरा कुएं की ओर किया। स्क्रीन पर कुछ पल के लिए परछाइयां दिखी, इंसानी आकृतियां, लेकिन जब आंखों से देखा गया वहां कुछ नहीं था। तभी रोहित रुक गया। उसने पीछे देखा। उसके चेहरे से खून उतर गया। उसकी आंखें खुली रह गई, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे दिमाग स्वीकार नहीं कर पा रहा। उसके मुंह से बस एक आवाज निकली, टूटी हुई, दर्द से भरी हुई आवाज। फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कुछ नहीं था। अमन और सागर उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन रोहित का शरीर ठंडा हो रहा था, जैसे उसकी जान किसी ने खींच ली हो। तभी पीछे से औरत की धीमी हंसी सुनाई दी, बहुत पास। अमन को बूढ़े की बात याद आई, पीछे मत देखना। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन सागर ने देख लिया। सागर चीखा और भागने लगा। अमन उसके पीछे पीछे दौड़ा। रास्ते बदलते जा रहे थे, दीवारें करीब आती जा रही थी। हवा में अब अजीब सी बदबू थी, जैसे बहुत पुरानी लाशें पास हो। दीवारों पर परछाइयां चल रही थी। औरतें, बच्चे, सैनिक और भी आदमी, सबके चेहरे जले हुए थे। एक आवाज हर दिशा से गूंजने लगी, कह रही थी कि ये किला हमारा है, यहाँ जो आया यहीं रह गया। अमन रोता हुआ गेट ढूंढ रहा था, लेकिन जहाँ गेट होना चाहिए था वहाँ सिर्फ पत्थर की दीवारें थी। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। अमन हाँफते हुए बोल रहा था कि अगर ये वीडियो किसी को मिले तो कभी भानगढ़ मत आना, ये जगह जिंदा है। तभी उसके पीछे वही पायल की आवाज आई, बहुत नजदीक से। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू गई। कैमरे में उसकी आंखें डर फैला गई और फिर सब कुछ अंधेरे में चला गया। अगली सुबह गांव वालों ने किले के बाहर 3 बैग देखे। पुलिस आई, तलाशी ली, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा था। कैमरे की मेमोरी कार्ड मिली। आखिरी रिकॉर्डिंग में बस एक लाइन साफ सुनाई देती थी, धीमी टूटी हुई आवाज में, जो अंदर गया वो लौट कर नहीं आया। आज भी जब सूरज ढलता है, भानगढ़ की दीवारों के पीछे पायल की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। हेलो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी है कुलधरा गांव की,
जहां एक ही रात में पूरा गांव अचानक से गायब हो गया। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रेत की उस खामोशी में कुछ ऐसा था जो मेरे कानों से सीधा दिल में उतरता था। जैसलमेर से थोड़ी दूर सूरज ढलने के बाद कुलधरा गांव वैसा नहीं लगता था जैसा दिन में दिखता था। दिन में सिर्फ खंडर थी, टूटी हुई दीवारें, सूखे हुए कुएं और धूप में चमकती हुई रेत थी। लेकिन रात होते ही जैसे यह जगह सांस लेने लगती है। मैं वहां एक रिसर्च के बहाने पहुंचा था। इतिहास की किताबों में लिखा था कि 1825 ईस्वी के आसपास एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। कोई लाश भी नहीं मिली, कोई संघर्ष के निशान भी नहीं मिले, बस इंसान गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं यह श्राप है और कुछ लोग कहते हैं वो अब भी यहीं रहते हैं। सूरज डूबते ही गाइड ने लौटने की जिद की। बोला, साहब अंधेरा होने के बाद यहाँ रुकना ठीक नहीं है। उसकी आवाज में चेतावनी नहीं, साफ साफ डर था। मैं हंस दिया। शहर का आदमी था इसलिए कहानियों पर यकीन नहीं करता था। रात करीब 9 बजे मैं गांव के बीचों बीच खड़ा था। चांद आधा छिपा हुआ था, हवा में रेत भी उड़ रही थी। अचानक लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। मैं अचानक से चौंक गया और चौंक कर मुड़ा तो कोई नहीं दिखा, बस टूटी दीवारें थीं और बिल्कुल सन्नाटा था। मैं एक पुराने घर के अंदर गया। दीवारों पर उंगलियों के निशान जैसे जम गए हों। फर्श पर धूल के नीचे किसी तरह के चिन्ह बने थे, जैसे लोग जल्दी जल्दी में कहीं चले गए हों। तभी मेरे कानों में धीमी सी आवाज आई, जैसे एक साथ कई लोग फुसफुसा रहे हों। यहाँ मत रुको, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रुको, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रुको, यहाँ से चले जाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज बाहर से नहीं, अंदर से ही आ रही थी। मैं बाहर निकला। पूरा गांव जैसे बदल गया हो। वही रास्ते, लेकिन अब वो मुझे देख रहे थे। हवा में अगरबत्ती जैसी गंध घुली हुई थी। दूर एक कुएं के पास हल्की रोशनी दिखी। मैं जानता था मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरे कदम अपने आप आगे बढ़ते गए। कुएं के पास एक औरत खड़ी थी, घूंघट में, बिल्कुल एक ही जगह पर बिना हिले डुले। मैंने आवाज दी और पूछा, कौन है? वो धीरे धीरे मुड़ने लगी। उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन घूंघट के नीचे से टपकती काली लकीरें जमीन तक पहुंच रही थी। हम सब यहीं हैं, उसने ऐसा कहा। उसकी आवाज में कई लोगों की आवाजें थीं। मेरे दिमाग में अचानक तस्वीरें उभरने लगी। एक जालिम मंत्री, टैक्स का बोझ, जवान लड़कियों पर बुरी नजर और फिर गांव के बुजुर्गों का फैसला। एक रात एक कसम, गांव छोड़ने से पहले उन्होंने धरती को श्राप दिया था, जो यहाँ बसेगा चैन से नहीं जिएगा। तभी मेरे मुंह से निकला, लेकिन तुम लोग गए कहाँ? औरत हंसी। वो हंसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी दरक रही हो। हम गए नहीं, हम यहीं रह गए, उसने ऐसा कहा। अचानक चारों तरफ परछाइयां दिखने लगी। टूटे घरों में दिए अपने आप जल उठे। बच्चों की हंसी की आवाजें आने लगी। औरतों की बातचीत और बर्तनों की भी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव जिंदा हो गया हो। मैं बीच में खड़ा कांप रहा था। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें बिल्कुल धसी हुई थी। उसने कहा, हर साल कुछ लोग आते हैं,
जो हमारी कहानी सुन के मैंने कांपती आवाज में पूछा और फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, वो फिर तय करते हैं लौटना है या यहीं रुकना है। मेरा दिल डूब गया। मैंने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन जमीन जैसे पकड़ चुकी थी। जाओ, कई आवाजें एक साथ बोली, यहाँ से चले जाओ और सबको बता दो। अचानक से सब गायब हो गया। रोशनी भी बुझ गई, हवा थम गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब आंख खुली, सूरज निकल चुका था। गांव फिर से खंडहर था। कोई निशान नहीं थे, ना ही कोई आवाज थी। लेकिन मेरे हाथ पर मिट्टी में उभरा एक निशान था, कुलधरा का। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ, रात में रेत की आवाज सुनाई देती है और कभी-कभी नींद और जागने के बीच कोई फुसफुसाता है, हम गए नहीं, हम यही हैं, हम यहाँ से नहीं गए, हम यही हैं। मैंने सोचा था कि सुबह होते ही सब कुछ पीछे छूट जाएगा, लेकिन कुलधरा ऐसा नहीं करता। मैं गांव से निकल आया, जैसलमेर पहुंचा। होटल के कमरे में बंद हो गया। फिर भी रेत की वो सरसराहट मेरे कानों में अटकी रही। रात को जैसे ही बत्ती बुझाई, वही फुसफुसाहट इतनी करीब कि लगा कोई मेरे कान से सटकर बोल रहा हो। अगली सुबह मैंने स्थानीय अभिलेखागार में जाना तय किया। पुराने कागज, पीली पड़ चुकी फाइलें और धूल की मोटी परतें। एक बुजुर्ग कर्मचारी ने मुझे देखा तो ठिठक गया। बोला, आप वही हैं ना जो कल कुलधरा गए थे? मैंने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं वही हूँ? वो बोला, नहीं, बस एक रजिस्टर निकाल कर मेरे सामने रख दिया। उसमें नामों की सूची थी, तारीखों के साथ। हर कुछ सालों में एक नया नाम, कुछ के आगे लाल स्याही से लिखा था, लौट आया। ज्यादातर के आगे कुछ नहीं लिखा था। मेरी तारीख के आगे पेंसिल से बस एक सवालिया निशान था। रात होते होते हालत बिगड़ने लगी। आईने में देखता तो पीछे कोई खड़ा दिखता, मुड़ता तो कमरा खाली दिखता। मोबाइल में अजीब सी फोटो आने लगी, रेत पर उभरे पैर, दिए की लौ और एक घूंघट। मैंने मोबाइल तोड़ दिया, लेकिन तस्वीरें दिमाग में रह गई। तीसरी रात मैं फिर से कुलधरा की तरफ खिंच गया, जैसे किसी ने डोर बांध दी हो। एक गांव में घुसते ही महसूस हुआ कि मैं मेहमान नहीं, बुलाया गया हूँ। कुएं के पास वही बूढ़ा मिला। उसने मेरी हथेली देखी, मिट्टी का निशान अब गहरा हो चुका था। बोला, तुम्हारा समय कम है, या तो कहानी पूरी होगी या तो तुम। मैंने पूछा, पूरी कैसी? उसने इशारा किया गांव के आखिरी घर की तरफ। वहां एक पत्थर था जिस पर कसम लिखी थी, अगर उसे कोई पढ़कर सच स्वीकार कर ले तो एक रास्ता खुलता है, लेकिन सच हर कोई सह नहीं पाता। मैंने पत्थर पर उभरे अक्षर पढ़े। शब्द नहीं थे, दृश्य थे। उस रात का सच। गांव वालों ने भागने का नहीं, यहीं रहने का फैसला किया था। शरीर छोड़कर, नाम छोड़कर उन्होंने डर से नहीं, जालिम से आजादी के लिए ये रास्ता चुना था। मेरी आंखों के सामने गांव फिर से जिंदा हुआ, लेकिन इस बार शोर नहीं था, शांति थी। बच्चों की हंसी धीमी थी, दियों की लौ स्थिर थे। अब तुम्हारी बारी, कई आवाजें एक साथ बोली। देखने वाले बनोगे या कहानी का हिस्सा बनोगे? मैंने पीछे देखा,
तो रास्ता बंद था। आगे कुआं था लेकिन पानी नहीं, रोशनी थी। मैंने सच स्वीकार किया। तेज हवा चली, रेत उड़ी और फिर सब थम गया। सुबह मैं गांव के बाहर मिला। हथेली से मिट्टी का निशान गायब था। अभिलेखागार लौटा तो रजिस्टर में मेरी तारीख के आगे लिखा था, यह लौट आया। लेकिन अब हर रात मैं वही कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि कुलधरा चाहता है कि कोई याद रखे कि वे लोग गायब नहीं हुए, उन्होंने यही रहना चुना था। और जो सच सुन ले वो कभी पूरी तरह लौट नहीं पाता। मैंने सोचा था कि रजिस्टर में लिखा लौट आया सब कुछ खत्म कर देगा, लेकिन असल में वही थी नई शुरुआत। लौट आना यहाँ से बाहर निकल जाना नहीं होता। लौट आना मतलब कुलधरा को अपने साथ ले जाना। शहर की भीड़ में, ट्रैफिक की शोर में, लोगों की हंसी में हर जगह रेत घुली हुई थी। मैं जहां भी जाता कुछ पल के लिए सब थम जाता, जैसे हवा सुन रही हो। कई बार बातचीत के बीच लोग अचानक चुप हो जाते, मुझे देखते, फिर ऐसे नजर फेर लेते जैसे कुछ देखा ही ना हो। रात को सपनों में मैं नहीं चलता था, रेत चलती थी और उसके नीचे दबे कदमों की आवाजें गिनती रहती थी। एक शाम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने वही अभिलेखागार वाला बुजुर्ग था। उसने बिना भीतर आए कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। जिनके आगे रजिस्टर में कुछ नहीं लिखा वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा क्योंकि कहानी अभी अधूरी है। उस रात पहली बार मैंने उन्हें साफ देखा, परछाइयां नहीं, चेहरे देखे। वो लोग जिनका जिक्र किताबों में नहीं, उनकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक इंतजार था। उन्होंने कहा कि कुलधरा गांव कुछ वर्षों में किसी तक एक को चुनता है जो सच को सह सके और आगे पहुंचा सके। मैंने विरोध किया, कहा कि मैं कोई साधु नहीं, कोई चुना हुआ नहीं। तब उन्होंने मुझे वो दिखाया जो मैंने कभी देखना ही नहीं चाहा। जब उन बच्चों के चेहरे जो कुएं के पास हंस रहे थे और औरतों की आंखें जिन्होंने डर से ज्यादा फैसला चुना था, अगर तुम नहीं बोलोगे, एक साथ आवाज आई तो हम मिटते जाएंगे। अगले दिनों मैंने लिखना शुरू किया। कागज पर रेत गिरती, स्याही फैल जाती, फिर भी शब्द निकलते रहे। अजीब बात यह थी कि जो भी पढ़ता कुछ देर के लिए खामोश हो जाता, जैसे भीतर कुछ बदलाव हो रहा हो। लेकिन कीमत थी हर कहानी के साथ मेरी यादें हल्की होती गईं। बचपन के चेहरे धुंधले पड़ने लगे, माँ की आवाज दूर होती गई, बदले में रेत की यादें तेज हो गई। 1825 ईस्वी की रात और दियों की लौ और कसम ने एक दिन मुझे फिर बुलाया। इस बार सपने में नहीं, हकीकत में। कुलधरा। मैं लौटा। गांव पहले से ज्यादा साफ था, जैसे किसी ने इंतजार में सजा दिया हो। बूढ़ा फिर मिला, बोला अब आखिरी है, या तो तुम बोझ छोड़ दोगे या बोझ बन जाओगे। मैं समझ गया कहानी को जिंदा रखने के लिए किसी का होना जरूरी था, यहाँ या बाहर। मैंने कसम के पत्थर के सामने खड़े होकर आखिरी शब्द लिखे, उनके नहीं, अपने शब्द। स्वीकार किया कि डर सिर्फ जालिम से नहीं, भूल जाने से भी होता है। हवा चली, दिए जले और फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव वैसा ही खंडहर था, लेकिन इस बार जब मैं बाहर निकला, पीछे कोई नहीं था।
मैं शहर लौट आया। अब जब भी कोई मुझसे कुलधरा के बारे में पूछता है, मैं पूरी कहानी नहीं सुनाता, बस इतना कहता हूँ, कुछ जगहें खाली इसलिए नहीं होती कि लोग चले जाते, बल्कि इसलिए होती हैं कि वो कभी पूरी तरह नहीं जा पाते। मैंने तय कर लिया था कि अब भागूंगा नहीं। कहानी लिखते लिखते समझ आ गया था कि कुलधरा से यहाँ भागा नहीं जाता, उसे या तो ढोया जाता या उसे जगह दी जाती। जिस रात मैंने आखिरी पन्ना लिखने का मन बनाया, उसी रात घर की सारी घड़ियां एक साथ रुक गई। ठीक वही समय जब उस गांव ने सांस छोड़ने का फैसला किया था। कमरे में रेत फैलने लगी, फर्श पर नहीं, मेरी यादों पर। मैं बैठा रहा, देखता रहा कि कैसे मेरा कमरा धीरे धीरे उस खंडहर में बदल रहा है जिसे मैं छोड़ आया था। दीवारों पर दरारें नहीं, निशान उभर रहे थे, हजारों पैरों के जो एक साथ एक ही दिशा में नहीं, भीतर की तरफ जा रहे थे। तभी मुझे समझ आया, कुलधरा कभी बाहर नहीं फैलता, वो अंदर उतरता है। आवाजें फिर लौटी, इस बार फुसफुसाहट नहीं, साफ शब्द थे। अब समय है। मैंने आंखें बंद की और उन्हें देखा। पूरा गांव, कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, वो सब शांति में थे। वही शांति जो सदियों से डर बनकर बदनाम की गई थी। मैंने पूछा, अगर मैं रुक गया तो क्या होगा? बूढ़ा सामने आया। अब उसकी आंखों में खालीपन नहीं था। वो बोला, फिर कोई और लिखेगा, लेकिन कहानी कभी नहीं रुकेगी। और अगर मैं चला गया तो? उसने जमीन की तरफ देखा तो अगली रात कोई और यहाँ आएगा, बिना जाने। यही वो पल था जहाँ डर ने शक्ल बदली। मुझे मरने का डर नहीं था, डर था तो इस बात का कि किसी अनजान को उसी रास्ते पर ढकेल देना जहाँ से मैं वापस आया हूँ। मैं खड़ा हुआ, खिड़की के बाहर रेत का समंदर था, दूर वही कुआं। इस बार उसमें अंधेरा नहीं, आईना था, और उसमें मैंने खुद को देखा और अपने पीछे गांव को देखा। मैं समझ गया कि कुलधरा को किसी जगह की जरूरत नहीं, उसे किसी इंसान की जरूरत होती है। मैंने आखिरी फैसला किया। मैंने कहानी पूरी नहीं की, मैंने नाम छोड़ दिया। सुबह जब लोग मेरे कमरे में आए, वहाँ कोई नहीं था, बस खुली खिड़की, फर्श पर रेत और मेज पर अधूरी पड़ी किताब की आखिरी लाइन वहीं रोकी गई थी जहाँ लिखा था, कुलधरा गांव खाली नहीं है। उसके बाद सालों बीत गए, वो किताब छपी, बिकी, लोगों ने पढ़ी। कुछ ने कहा कहानी है, कुछ ने कहा इतिहास है, लेकिन हर कुछ महीनों में कोई एक पढ़ने वाला गायब हो जाता है। कोई सफर पर निकलता और फिर वापस नहीं लौटता है। रजिस्टर में अब एक नया कॉलम है, लिखने वाला, और उसके सामने मेरा नाम अब नहीं है। कभी कभी रात के आखिरी पहर में जब कोई कुलधरा की सड़क पर भटक जाता है तो हवा बहुत धीरे से एक आवाज सुनाती है, हम गए नहीं, भी यही है, हम गए नहीं, भी यही है। और अगर यह कहानी आपने पूरी सुन ली है तो संभव है अगली रात कुलधरा आपको याद करे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूंगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए स्टोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है रात की काली सड़क। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को
शुरू करते हैं। रात के ठीक 12 बज रहे थे। सड़क पर इतना सन्नाटा था कि मेरे बाइक की इंजन की आवाज भी किसी पुराने गुनाह की तरह मेरे पीछे पीछे चल रही थी। आसमान में आधा चांद निकला था, लेकिन उसकी रोशनी इस जंगल वाली सड़क पर आते आते मर सी गई थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, इतने घने कि हेडलाइट की रोशनी भी कुछ कदम आगे जाकर ही गायब हो जाती थी। हवा में भी अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश नहीं बल्कि कोई पुराना डर टपक रहा हो। ये वही रास्ता था जिसे गांव वाले काली सड़क कहते थे। दिन में लोग यहाँ से निकल भी जाते थे, लेकिन रात होते ही इस सड़क का नाम लेते वक्त भी उनका आवाज बदल जाता था। किसी ने कहा था रात में वहां से मत जाना, वहां जो मिलता है वो मंजिल तक नहीं छोड़ता। मैंने हंस दिया था। मुझे शहर जल्दी पहुंचना था और यही जल्दी मुझे ले डूबी थी। जैसे ही मैं जंगल के बीच वाली उस सड़क पर पहुंचा, मोबाइल में नेटवर्क गायब हो गया। स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा था। मैंने खुद को समझाया जंगल में ऐसा होना आम बात है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। दिल किसी अनहोनी को पहले ही भांप चुका था। तभी हेडलाइट की रोशनी में कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखा। मैंने ब्रेक लगा दिए। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, धूल से सनी हुई, पैर नंगे थे, बाल बिखरे हुए और सिर नीचे झुका हुआ था, जैसे बहुत देर से किसी का इंतजार कर रही हो। इतनी रात, इतनी सुनसान जगह कोई भी होता तो डर जाता, लेकिन मैंने आवाज दी, अरे माँ जी, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था, लेकिन भाव ऐसे थे जैसे वो बहुत समय से कुछ कहना चाहती हो और कह ना पाई हो। उसने कहा, बेटा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। फिर उसने कहा, मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दो। उसकी आंखें मेरी आंखों से नहीं मिली, वह बस जमीन की तरफ देखती रही। एक पल को मन किया कि मैं मना कर दूं, लेकिन फिर सोचा अकेली औरत है और रात का समय है, बेचारी कहाँ जाएगी। मैंने बाइक रोकी। जैसे ही वो पीछे बैठी, उसका हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। उस हाथ की ठंडक सर्दियों से भी ज्यादा ठंड थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर मैंने बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ देर तक हम चुप रहे, सिर्फ इंजन की आवाज और जंगल की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम इस रास्ते से पहली बार जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ, मैं पहली बार जा रहा हूँ। वो हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो हंसी बहुत भारी थी, जैसे गले से नहीं, जमीन के नीचे से आ रही हो। मैंने रियर मिरर में देखने की कोशिश की। आईने में कोई नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अचानक बाइक रोक दी और पीछे मुड़ा। वो औरत अब पीछे नहीं थी। सड़क पूरी तरह खाली थी। तभी मेरे कान के पास वही आवाज आई, बेटा, पीछे मत देखो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने एक्सीलेटर पूरा घुमा दिया। बाइक तेज हो गई, लेकिन चाहे जितनी तेज चला लूं, सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। बार बार वही पेड़
वही मोड़ और वही अंधेरा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि एक ही जगह पर घूम रहा हूँ। तभी हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर कुछ पड़ा हुआ दिखा। मैंने ब्रेक मारी। वो औरत वही थी, लेकिन इस बार उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, आंखें खुली हुई थी, मुंह से खून की पतली धार बह रही थी। उसके होंठ हिले। रुक जाओ। मेरे मुंह से चीख निकल गई। बाइक फिसली और मैं नीचे गिर पड़ा। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं एक पुराने मंदिर के सामने पड़ा था। मेरे चारों तरफ गांव के लोग खड़े थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा तू तो बच गया, बहुत कम लोग ही बच पाते हैं। मैं कांपते हुए उठा और पूछा, वो औरत कौन थी? बूढ़ा कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, 50 साल पहले इसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक ने टक्कर मार दी थी और उसकी गर्दन पीछे मुड़ गई थी। वो मरी नहीं थी, वो तड़प रही थी, लेकिन कोई नहीं रुका। तब से वो हर रात किसी सवारी का इंतजार करती है। मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। शाम होते होते मैं गांव से निकल गया, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा पार की, मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मेरे कदम तेज हुए तो पीछे के कदम भी तेज होने लगे। मैं रुका तो वो भी रुकी। मैं मुड़ा, मेरे सामने खड़ी थी वही औरत। इस बार उसका चेहरा साफ था, आंखें काली नहीं थी, खाली थी। तू भाग क्यों रहा है? उसकी आवाज मेरे बिल्कुल पास से आई। जो अधूरा मरता है वो कभी पूरा नहीं मरता। चारों तरफ की हवा भारी हो गई, पेड़ झुकने लगे। तभी मुझे याद आया, बूढ़े ने कहा था, जो उसकी कहानी सुन ले वो अगला बन जाता है। मैं भागा, लेकिन रास्ता फिर वही बन गया। इस बार सड़क पर सिर्फ वो नहीं थी, कई लोग थे। सबकी गर्दन टेढ़ी थी, सबके चेहरे खाली थे, सब मुझे ही घूर रहे थे। तभी दूर से मंदिर की घंटी बजी और सब पीछे हट गए और वो चिल्लाई, आज नहीं तो किसी और रात, लेकिन मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। मैं बेहोश हो गया। सुबह अपने कमरे में था, सब सामान्य लग रहा था। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन रात को मेरे फोन पर एक मैसेज आया, आज फिर उसी सड़क से आना, पर अकेले आना। लोकेशन वही थी, काली सड़क, और मेरे पीछे से वही फुसफुसाहट आई, अब तो मेरी आवाज है, अब तो मेरी आवाज है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और आज मैं एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मुर्दा गांव। शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों और टूटी हुई कच्ची सड़कों के बीच एक गांव बसा था, जिसका नाम था कुर्सिया। सरकारी रिकॉर्ड में वह आज भी एक सामान्य गांव माना जाता है, लेकिन आसपास के इलाकों में उसका नाम कोई सम्मान से नहीं लेता। लोग उसे एक ही नाम से जानते हैं, वो है मुर्दा गांव। कहा जाता है वहाँ घर अभी भी खड़े हैं, गलियां अब भी मौजूद हैं, मंदिर की घंटी अभी भी टंगी है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग 20 साल पहले मर चुके हैं। और जो कोई भी वहाँ रात
रुकने की हिम्मत करता है वो है या तो वापस नहीं आता या लौटकर इंसान नहीं रहता। मैं और मेरा दोस्त अमित एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे भारत के छोड़े हुए गांवों पर। कुर्सिया का नाम हमें एक पुराने लोकल अखबार में मिला। जब हमने स्थानीय लोगों से पूछा तो ज़्यादातर लोग ने बात बदल ली। एक बूढ़े गाइड ने साफ मना कर दिया। उसने कहा दिन में देखना हो तो देख लो, लेकिन सूरज ढलते ही वहाँ से निकल जाना। वहाँ लोग मरते नहीं, वहाँ लोग फंस जाते हैं। उसके चेहरे की गंभीरता मजाक जैसी नहीं थी, फिर भी हमने उसे अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया। हम शाम के समय गांव पहुंचे। पहली नज़र में कुर्सिया एक आम छोड़ा हुआ गांव लगा। टूटे घर, गिरी हुई छतें, सूखे कुएं और झाड़ियाँ थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो भीतर तक चुभ रहा था। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अधूरा शोर था, जैसी कोई आवाज़ होना चाहती हो लेकिन हो नहीं पा रही हो। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, मगर एक भी पक्षी नहीं दिख रहा था। ना कुत्ते दिख रहे थे, ना गाय, ना कीड़े मकोड़े। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह को जिंदगी ने जानबूझकर छोड़ दिया हो। हर घर के दरवाजे खुले थे, अंदर बर्तन पड़े थे, कपड़े बिखरे थे, जैसे लोग अचानक उठकर चले गए हों। किसी घर में आधा पका खाना अब भी जले हुए बर्तन में चिपका था। ये सब देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। अमित इसे बेहतरीन फुटेज बता रहा था, लेकिन मेरा मन बार बार कह रहा था कि हमें यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। मंदिर के सामने पत्थर पर कुछ लिखा था, जो यहाँ सोया वह जागा नहीं। अमित ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास नहीं था। तभी मंदिर के अंदर किसी के चलने की आवाज़ आई। हम दोनों एकदम चुप हो गए। मैंने कैमरा ऑन किया और अंदर झांका। मंदिर खाली था, लेकिन जमीन पर ताजे नंगे पैरों के निशान थे, जो सीधे गांव के आखिरी घर की तरफ जा रहे थे। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा। हमें वापस जाना चाहिए था, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हुई और मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। अमित ने कहा, एक ही रात की बात है, रुककर असली सच्चाई रिकॉर्ड करनी चाहिए। मैं डर रहा था, मगर हालात ने हमें मजबूर कर दिया। हमने मंदिर के पास अपना सामान रख लिया। रात के करीब 9 बजे माहौल पूरी तरह बदल गया। हवा अचानक रुक गई, तापमान गिर गया और चारों तरफ एक अजीब सी ठंड फैल गई। तभी मंदिर की घंटी बजी। एक बार फिर, दूसरी बार और फिर लगातार बजती रही। हमने दौड़कर देखा, घंटी अपने आप हिल रही थी। उसी समय पूरे गांव में धीमी धीमी फुसफुसाहट आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ बुदबुदा रहे हों। अमित का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी किसी ने मेरे कान के पास धीरे से कहा, तुम नहीं हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मंदिर की दीवारों पर काले जले हुए हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। रात गहराती गई। 12 बजते बजते दरवाजे जो दिन में खुले थे, अब अंदर से जोर जोर से पीटे जाने लगे। खिड़कियों के पीछे चेहरे दिखने लगे, सफ़ेद आंखें बिना पुतलियों के। फिर हमने उन्हें देखा, लोग पुराने कपड़ों में घिसटते हुए चलते हुए
लेकिन उनके पैरों के निशान जमीन पर नहीं बन रहे थे। एक बूढ़ा हमारे पास आकर रुका। उसकी आवाज खोखली थी। उसने बताया कि सालों पहले गांव में भयानक अकाल पड़ा था। एक भूखा तांत्रिक मदद मांगने आया, लेकिन डर और गुस्से में गांव वालों ने उसे मार दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया था, तुम यहीं सब रहोगे मेरे साथ। उसी रात से कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जा सका। अचानक अमित चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन सांस नहीं चल रही थी। पीछे से आवाज आई, अब यह भी हमारे तरह बन गया है। मैं जान बचाकर भागा। पीछे पूरा गांव जैसे मेरे पीछे दौड़ रहा था। मंदिर की सीढ़ियों पर गिरते ही घंटी जोर से बजने लगी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह मैं सड़क के किनारे पड़ा मिला, अकेला। पुलिस ने कहा था कि अमित नाम का कोई व्यक्ति कभी मेरे साथ था ही नहीं, लेकिन मेरे कैमरे में आखिरी वीडियो अब भी मौजूद है, जिसमें अमित मंदिर के सामने खड़ा है और उसके पीछे पूरा मुर्दा गांव खड़ा है। पुलिस को अपना बयान देने के बाद मैं शहर लौट आया और फिर कभी मुड़कर मैंने मुर्दा गांव की तरफ नहीं देखा। लेकिन आज भी मेरे सपनों में कभी न कभी मुर्दा गांव का तस्वीर उभरने लगता है। वहाँ की खुले हुए दरवाजे, बिखरे हुए कपड़े, आधे पके भोजन, जले हुए बर्तन और मंदिर की घंटियां अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। और अब मैंने डॉक्यूमेंट्री का काम छोड़ दिया है और मैं अब शहर में छोटी सी नौकरी करता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसा ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा, या फिर अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो वह आप कमेंट कर सकते हैं। सुनो, अगर अभी रात के 3 बज रहे हो और तुम ये कहानी अकेले सुन रहे हो तो बेहतर है थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो एक सच्ची घटना है जिसे आज भी कुछ लोग याद करके कांप जाते हैं। ये कहानी साल 2014 की है। उत्तर प्रदेश का एक लंबा सा नेशनल हाईवे, जहां रात के वक्त ट्रकों के अलावा शायद ही कोई दिखता होगा। उस हाईवे पर रोज सैकड़ों ट्रक गुजरते थे। दिन में शोर रहता था, धूलें उड़ती थी और हार्नों के आवाज आते थे, लेकिन रात के 3 बजते ही वही सड़क किसी कब्रिस्तान के जैसी लगने लगती थी। उस हाईवे से जुड़ी ढाबों पर एक ही बात आम थी, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, ढाबे वाले 3 बजे के आसपास अचानक चुप हो जाते थे। कोई रेडियो बंद कर देता था तो कोई लाइट धीमी कर देता था। नए ड्राइवर पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, तो पुराने ड्राइवर बस इतना ही कहते हैं, बस ट्रक मत रोकना, आगे निकल जाना। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था उस समय में जो लोग इतना डरते थे। उस हाईवे पर एक ट्रक दिखता था, बहुत पुराना सा, जंग लगा हुआ, आगे का हिस्सा जैसे किसी हादसे में बुरी तरह टूट चुका हो। पूरी बॉडी पर सूखा हुआ खून लगा रहता था, जैसे किसी ने बाल्टी भरकर उड़ेल दिया हो। नंबर प्लेट आधी जली हुई, पढ़ी नहीं जा सकती थी। और सबसे डरावनी बात, वो ट्रक हमेशा रात के 3 बजे ही दिखाई देता था। पहली घटना की बात तब हुई जब राम स्वरूप नाम का एक ट्रक ड्राइवर था। 20 साल से ट्रक चला रहा था, भूत प्रेत जैसी बातों पर हंसता था। उस रात वो अकेला था। क्लीनर उसका जो था वो छुट्टी पर गया हुआ था। रात के करीब 2:30 बजे उसने देखा कि सड़क एकदम खाली है।
अचानक से उसे लगा कि सामने कुछ काला सा खड़ा है। उसने ब्रेक मारा, सामने वही ट्रक था। रामस्वरूप को गुस्सा आया, उसने हॉर्न बजाया, लेकिन सामने वाला ट्रक हिला भी नहीं। लाइट जलाई तो देखा पूरा ट्रक खून से सना हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने देखा ट्रक के केबिन में कोई सिर झुकाए बैठा हुआ है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। रामस्वरूप ने आवाज दी, ओ भाई ट्रक साइड कर ले। कोई जवाब नहीं मिला। अचानक सामने वाले ट्रक की लाइट अपने आप जल गई और जो चेहरा सामने आया वो इंसान का नहीं लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हो। मुंह से खून टपक रहा था। रामस्वरूप चीख भी नहीं पाया। उसका ट्रक अपने आप बंद हो गया। चाबी लगी हुई थी, फिर भी इंजन जैसे मर चुका था। और तभी वो खून से सना ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह रामस्वरूप ढाबे पर बेहोश मिला। उसके बाल एक ही रात में सफेद हो चुके थे। सुबह उससे पूछने पर उसने बस इतना ही कहा, वो आ गया है, रोज आता है। इसके बाद घटनाएं बढ़ने लगी। एक क्लीनर जिसका नाम पप्पू था, उसने अपने ड्राइवर से कहा कि उसने रात में एक ट्रक को देखा जो बिना आवाज के ही चल रहा था। उसके टायर सड़क को छू नहीं रहे थे, जैसे हवा में तैर रहे हों। एक दूसरे ड्राइवर ने बताया कि उसने उस ट्रक को ओवरटेक किया था, लेकिन जब आगे पहुंचा वही ट्रक फिर सामने था। धीरे धीरे डर फैलने लगा। पुराने ड्राइवरों ने बताया कि 10 साल पहले उसी हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रक जिसमें अवैध केमिकल भरा हुआ था, रात के 3 बजे पलट गया था। ट्रक में आग लग गई थी। ड्राइवर और क्लीनर दोनों जिंदा जल गए थे। लोगों ने सुना था कि मरने से पहले ड्राइवर चीख चीख कर मदद मांग रहा था, लेकिन रात होने की वजह से कोई रुका नहीं। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी वक्त उसी सड़क पर ट्रक लेकर निकलती है। और सबसे डरावनी बात सुनो, साल 2019 में उस हाईवे पर सीसीटीवी लगाया गया था। रात के 3 बजे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। एक ट्रक जो बिल्कुल खून से सना हुआ था, बिना ड्राइवर के। अगले दिन कैमरा बंद मिला और उसमें फुटेज गायब थी। आज भी अगर किसी ड्राइवर से पूछो तो वह यही कहेगा, 3 बजे के बाद उस सड़क पर मत रुकना, क्योंकि वो ट्रक आज भी चलता है। और अगर तुम्हें लगे कि कोई पीछे बिना आवाज के आ रहा है तो पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें ही देख रहा हो। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर यह कहानी आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। आप सोच रहे होंगे कि कोई साधारण सी रात कितनी नीरस हो सकती है, लेकिन कभी कभी वही रातें हमारी सबसे डरावनी याद बन जाती है। ये कहानी उस ढाबे की है जो सुनसान रास्ते पर था, और उस रात वहाँ जो हुआ उसे कोई भूल नहीं पाया। इस कहानी को सुनने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि अकेले हैं, क्योंकि जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक डर है। रात का समय था। अजय एक डिलीवरी बॉय अपने बाइक पर ढाबे तक पहुंचा। रास्ते सुनसान थे, चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे और धुंध ही थी। ढाबा देखते ही उसने सोचा, इतना सुनसान क्यों है यहाँ पर, लेकिन पैसे कमाने के लिए उसे जाना ही था।
ढाबे के बाहर बाइक पार करते ही उसने देखा कि ढाबे की लाइट धीमी थी और अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। अजय ने दरवाजा खोला। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी और धुएं का मिश्रण सा लग रहा था। ढाबे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन सभी कुर्सियां उल्टी थीं और एक मेज पर टूटा हुआ रेडियो बज रहा था। जैसे ही अजय ने रेडियो बंद किया, आवाज आई, तुम यहाँ नहीं हो, तुम यहाँ नहीं हो। अचानक ढाबे के पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया। अजय अंदर गया और लाइट एकदम से बंद हो गई। अंधेरा इतना घना था कि उसे अपने ही सांसें सुनाई दे रही थी। अजय ने मोबाइल की लाइट को ऑन किया, लेकिन स्क्रीन अपने आप चालू बंद होने लगी। एक कोने में उसने देखा एक छाया हिल रही थी, जैसे कोई वहां पर खड़ा हो। डर के बावजूद उसने आवाज का पीछा किया। आवाज एक कमरे की तरफ जा रही थी, जो ढाबे के सबसे पीछे था। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा पुराने से खून से दीवार पर अजीब से चिन्ह लिखे हुए थे और वहां पर एक पुरानी डायरी भी थी। डायरी में लिखा था, जो भी यहाँ आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। ये ढाबा भूतों का है। अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। एक आकृति खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भी इंसानी भाव नहीं था। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन ढाबे के दरवाजे अब खुलने का नाम नहीं ले रहे थे। अजय ने हिम्मत करके कमरे के दूसरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पलट कर देखा तो सिर्फ धुंध और हल्की रोशनी में एक साया सा चेहरा दिखा। उसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल धड़क रहा था और डर के मारे उसका शरीर थरथरा रहा था। उसने देखा ढाबे के हर कमरे में अजीब चीजें बदल रही थी। कुर्सियां अपने जगह से हिल रही थी, दीवारें फटने लगी थीं और झरोखों में अब अजीब परछाइयां घूम रही थी। हर कदम पर अजय को लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। अजय ने हिम्मत करके ढाबे की छत पर चढ़ने का फैसला किया। छत पर पहुंचते ही उसने देखा पूरा ढाबा खाली नहीं था। वहां कई पुराने चेहरे झूल रहे थे, जैसे अतीत लोगों के आत्माएं हों। अचानक आवाज आई, तुम यहाँ हमेशा रहोगे, तुम हमेशा यहीं ही रहोगे। अजय ने दौड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम रखा, रास्ते गायब हो गए थे और अचानक उसके सामने वही भयानक सा साया आ गया और उसे देखते ही अजय बेहोश हो गया। और जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे वो अब भी उसी अंधेरे ढाबे में खड़ा हो। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसके कानों के पास अब भी वही आवाज गूंज रही थी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। उसने खुद को संभाला और आखिरी बार बाहर निकलने की कोशिश की। सामने वही दरवाजा था जिससे वह अंदर आया था। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अजय ने एक कदम बाहर रखा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसे लगा वह बच गया। सड़क वही थी,
उसकी बाइक भी वहीं खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी उसने देखा सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी टहनियां झुकी हुई थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। ढाबे की लाइट अब भी जल रही थी और पीछे मुड़कर देखने पर ढाबे के शीशे में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, मगर वो चेहरा मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। अजय पीछे हटा। ये मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह मैं हो ही नहीं सकता। अचानक ढाबे के अंदर से कई आवाजें एक साथ आई। अब तू हमारा है, अब तू भी हमारा है। जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। तभी सड़क धुंध में बदल गई, बाइक भी गायब हो चुकी थी और फिर अजय को एहसास हुआ उस रात ढाबे से बाहर निकला ही नहीं था। जो बाहर निकला था वो सिर्फ उसकी परछाई थी। अगली सुबह उसी रास्ते से कुछ ट्रक ड्राइवर गुजरे। उन्होंने देखा एक पुरानी बाइक सड़क के किनारे खड़ी थी, धूल से ढकी हुई। नंबर प्लेट भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन ढाबा वहां कुछ भी नहीं था। ना इमारत, ना लाइट, ना ही कोई रास्ता था। सिर्फ एक टूटा हुआ बोर्ड जमीन पर गिरा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जो यहाँ रुका वो यहीं रह गया। कहते हैं आज भी अगर कोई उस सुनसान सड़क से रात के वक्त गुजरता है तो उसे एक ढाबा दिखाई देता है और अंदर किसी कोने में एक लड़का खड़ा होता है, खामोश घूरता हुआ। अगर आप कभी उस सड़क पर जाएं और कोई ढाबा आपको बुलाए तो रुकिएगा मत, क्योंकि अगली कहानी आपकी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। कुछ जगहें भूतिया इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि वहाँ आत्माएं होती हैं, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ सच को जिंदा दफन कर दिया गया होता है। अजमेर का एक छोटा सा गेस्ट हाउस, जहाँ हर मेहमान एक ही कमरे में ठहरता था और हर बार सुबह होते होते वहाँ से एक कहानी गायब हो जाती थी। ये कहानी है उस कमरे की जिसका किराया कभी किसी ने वापस नहीं मांगा है। मैं आज भी उस कमरे के बारे में सोचता हूँ तो पसीना आ जाता है। लोग कहते हैं डर अंधेरे से लगता है, पर मुझे डर यादों से लगता है। ये बात करीब 5 साल पहले की है, जब मैं काम के सिलसिले में अजमेर गया था। रात काफी हो चुकी थी, आखिरी ट्रेन भी छूट चुकी थी और जेब में ज्यादा पैसे भी नहीं थे। स्टेशन के बाहर पहुंचते पहुंचते मुझे एक पुराना सा गेस्ट हाउस मिला, जिसका नाम था नूर मंजिल। नाम सुनकर लगा कोई धार्मिक जगह होगी, लेकिन सामने जो इमारत थी वो किसी जमाने में बनी और फिर वहीं छोड़ दी गई लग रही थी। दीवारें पीली पड़ी थी, टूटे हुए शीशे और एक बल्ब जो ऐसे झूल रहा था जैसे हर आने जाने वाले को गिन रहा हो। अंदर गया तो रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था। उम्र का अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल था, ना जवान ना बूढ़ा। उसकी आंखें मुझ पर नहीं, मेरे पीछे दीवार पर टंगी एक घड़ी पर टिकी थी। मैंने कहा, एक कमरा चाहिए, सिर्फ आज की रात के लिए। उसने बिना कुछ बोले रजिस्टर पलटा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, ऊपर का एक कमरा खाली पड़ा है। उसके बोलने के ढंग में अजीब सा ठहराव था, जैसे वो पूछ नहीं रहा बल्कि वो तय कर चुका था। कमरा नंबर 302 खाली है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे हर कदम पर फर्श थोड़ा सा धंस रहा हो। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर जब मैंने 302 का दरवाजा देखा तो दिल ने कहा, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दरवाजे पर लाल रंग से 302 लिखा था।
रंग नया लग रहा था जबकि बाकी सब पुराना था। कमरा खुला तो अंदर अजीब सी ठंड थी। पंखा बंद, खिड़की भी बंद, फिर भी हवा जैसे जिंदा हो। बेड साफ था, चादर ठीक से बिछी हुई थी, लेकिन तकिए पर हल्की सी गंध थी किसी पुराने इत्र की। मैंने खुद को समझाया, थकान है, वहम है। रात करीब 2:30 बजे मेरी नींद खुली तो ऐसा लगा जैसे कोई किसी को घसीट रहा था। आवाज फर्श से नहीं आ रही थी, वो दीवार के अंदर से थी। मेरी नजर सामने वाली दीवार पर गई। वहां एक पुरानी सी दरार थी जो अब बड़ी लग रही थी, और तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। भैया, यह औरत की आवाज थी, बिल्कुल थकी हुई, टूटी हुई। मैंने पूछा, कौन है? उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने की होल से देखा, बाहर अंधेरा था। सुबह मैं नीचे गया, रिसेप्शन वाला वहीं था। मैंने उससे रात की बात कही। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, 302 में नींद पूरी नहीं होती। मैंने पूछा, वहां पहले कौन रहता था? वो रजिस्टर पलटने लगा। पन्ने पलटते पलटते रुक गया। पता नहीं उसने कहा, लोग बस रुक जाते हैं। उस दिन मैंने जाना कि पिछले 10-12 सालों में कई लोग 302 में रुके होंगे, लेकिन किसी का चेकआउट नहीं लिखा। रात फिर वही थी। 3:07 हो रहे थे। दीवार से नाखून घिसने की आवाज आई, और फिर मैंने जो देखा वो आज भी आंख बंद करते ही दिखाई देता है। दीवार पर एक हाथ उभरा हुआ था, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। दीवार खुली, अंदर एक छोटा सा कमरा था, और उस कमरे में एक और 302 नंबर का कमरा था, और उस बेड पर मैं खुद लेटा था। मेरी सांस रुक गई। पीछे से वही आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। सुबह पुलिस आई। कमरा नंबर 302 खाली था। रजिस्टर में नई एंट्री थी। मेहमान का नाम अज्ञात लिखा हुआ था। कमरा नंबर 302, और नीचे लिखा था, कमरा फिर से भर गया। आज भी नूर मंजिल वहां है, 302 आज भी है। बस फर्क इतना है, मैं उस सुबह जिंदा था, लेकिन ये कहना गलत होगा कि मैं सुरक्षित था। जब मैं आंख खोलकर उठा तो खुद को रेलवे पुलिस चौकी में पाया। सामने एक इंस्पेक्टर बैठा था। उसका नाम था इंस्पेक्टर राघव। उसकी आंखों में वो थकान थी जो रोज लाशें देखने से आती है, और उसकी आवाज में वो सख्ती जो सच से डरने नहीं देती। उसने मुझसे पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया, और फिर से वो सवाल आया जिसने मेरी रीढ़ में ठंड डाल दी। आप 203 में क्यों रुके? मैं चौंक गया। आपको कैसे पता कि मैं कमरा नंबर 302 में रुका था? इंस्पेक्टर ने बिना भाव बदले कहा, क्योंकि पिछले 12 सालों में जो भी अचानक मिल गया है वो कमरा नंबर 302 से ही जुड़ा है। उसने एक फाइल मेरे सामने रखी। फाइल मोटी थी, बहुत ही मोटी थी। उसमें फोटो थे लोगों के, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ डरे हुए, और हर फोटो के नीचे एक ही लाइन लिखी थी, लास्ट लोकेशन रूम नंबर 302। मैंने पूछा, लाशें? इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, एक भी नहीं मिली। फिर उसने वो बात कही जिसने मुझे अंतर तक हिला दिया, लेकिन हर केस में एक कॉमन चीज मिली। वो उठा और मुझे आईना दिखाया। आईने में मेरा चेहरा था, लेकिन मेरी आंखें अजनबी लग रही थी। हर मेहमान ने आखिरी बार किसी ऐसे आदमी को देखा जो बिल्कुल आप जैसा दिखता है। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने सीसीटीवी फुटेज चलाई। स्क्रीन पर गेस्ट हाउस का कॉरिडोर था। 302 का दरवाजा खुला
और बाहर निकलता मैं दिखाई दिया, लेकिन वो मैं नहीं था। उसकी चाल अलग थी, उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई और चेहरे पर वो भाव जो किसी के होने का नाटक करता है। मैंने चीख कर कहा, ये मैं नहीं हूँ। इंस्पेक्टर राघव ने बहुत शांत आवाज में जवाब दिया, हमें भी यही उम्मीद है। जांच आगे बढ़ी। पता चला कि नूर मंजिल कभी गेस्ट हाउस था ही नहीं। वो 30 साल पहले एक मेंटल ऑब्जर्वेशन होम था। कमरा नंबर 302। वहाँ उन मरीजों को रखा जाता था जो अपनी पहचान खो चुके थे, जो खुद को किसी और में देखने लगे थे। एक डॉक्टर था, उनका नाम था डॉक्टर अजीम खान। उनकी थ्योरी थी, अगर इंसान को अकेलापन, डर और यादों में छोड़ दिया जाए तो वह खुद की एक दूसरी परछाई बना लेता है। लेकिन प्रयोग बंद कर दिया गया और डॉक्टर अजीम गायब हो गए और वह जगह सील कर दी गई। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, तो अब ये सब क्यों हो रहा है? इंस्पेक्टर ने धीमे से कहा, क्योंकि कुछ प्रयोग खत्म नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं। उस रात मुझे जाने दिया गया, लेकिन एक शर्त पर, आप अजमेर नहीं छोड़ेंगे। मैं वापस उसी गेस्ट हाउस के सामने खड़ा था, नूर मंजिल के पास। अब बंद था, सील लगी थी, लेकिन 302 की खिड़की में आज भी हल्की सी रोशनी जल रही थी। रात के 3:07 हो रहे थे। मेरा फोन बजा। सिर्फ एक मैसेज, तुम बाहर क्यों हो? मेरे हाथ कांप गए। मैंने सिर धीरे से उठाया और देखा 302 की खिड़की में कोई खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ देख रहा था। तभी पीछे से इंस्पेक्टर राघव की आवाज आई, अब समझे? मैं पलटा, वहां कोई नहीं था। अगली सुबह अखबार की जो हेडलाइन थी उसमें लिखा था, रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर राघव 10 साल पहले लापता घोषित किया जा चुका था। मैं जमीन पर बैठ गया। तो कल रात मेरे साथ कौन था? मेरे फोन पर आखिरी नोटिफिकेशन आया, रूम नंबर 302, ऑक्यूपेंसी फुल। और इस बार नाम सिर्फ एक था, वह था मेरा। मैंने अजमेर छोड़ने की कोशिश नहीं की। सच कहूँ तो अब मुझे समझ आ गया कि छोड़ना संभव ही नहीं था, और फिर मैं कमरा नंबर 302 में ही रह गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं किसी और नए हॉरर स्टोरी के साथ। यह बात मैं आज तक किसी को ठीक से नहीं बता पाया। हर नए साल पर जब लोग 12 बजते ही चिल्लाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और गले मिलते हैं, तब मेरे हाथ अपने आप ठंडे पड़ जाते हैं। घड़ी की सुइयों पर नजर टिकती है, क्योंकि मुझे पता है हर नया साल खुशियां नहीं लाता है। यह बात है 31 दिसंबर 2019 की। साल खत्म होने वाला था। ठंड ऐसी थी कि सांस लेने पर सीने में चुभन हो रही थी। हम 4 दोस्त थे, मैं, रोहन, समीर और पूजा। तय हुआ था कि इस बार न्यू ईयर भीड़ भाड़ में नहीं, बल्कि शहर से दूर एक पुराने हिल स्टेशन के रास्ते में पड़े गेस्ट हाउस में मनाएंगे। उस गेस्ट हाउस का नाम था शांति निवास। नाम सुनकर जितनी शांति लगती है ना, अंदर से उतनी ही अशांति थी। रास्ते में ड्राइवर ने पहली बार अजीब बात कही। उसने बोला, साहब आज ऊपर मत जाइए, नए साल की रात ठीक नहीं होती है वहाँ पर। रोहन हंसने लगा और बोला, अरे भैया डराने का धंधा छोड़ो। ड्राइवर ने आईने में मुझे देखा था, बस मुझे देखा था, और बहुत धीमे से बोला, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद
पूरा रास्ता खामोशी में कट गया। ना रेडियो चला, ना किसी ने बात की। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ भी हमें सुन रहे हों। शाम के करीब 6 बजे हम शांति निवास पहुंचे। पुरानी सी बिल्डिंग थी, उसकी दीवारें पीली पड़ चुकी थी। दरवाजे पर लटकती लालटेन जो हवा के बिना भी हिल रही थी। अंदर एक बूढ़ा चौकीदार मिला, सफेद बाल, धसी हुई आंखें। उसने हमसे रजिस्टर में नाम लिखवाया। जैसे ही मैंने तारीख लिखी 31 महीना 12, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ के जैसी ठंडी थी। उसने कहा, बेटा, उसकी आवाज कांप रही थी, अगर रात के 12 बजे कोई दरवाजा खटखटाए तो। मैंने पूछा, तो क्या? उसके बाद वो मेरी आंखों में देखता रहा बहुत देर तक। देखने के बाद फिर बोला, तो दरवाजा मत खोलना, चाहे आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों भी न लगे। हम लोग हंस दिए, पर पता नहीं क्यों हम लोगों की हंसी जैसे नकली लग रही थी। रात बढ़ने लगी, ठंड और गहरी हो गई। हमने खाना बनाया, म्यूजिक चलाया, थोड़ा डांस भी किया। सब नॉर्मल लग रहा था। घड़ी में 11:45 हो रहे थे और तभी लाइट चली गई। पूरा गेस्ट हाउस अंधेरे में डूब गया और उसी पल ऊपर की मंजिल से किसी की चलने की आवाज आई। समीर बोला, ऊपर तो कोई है ही नहीं। और तभी सीढ़ियों पर कदमों की आवाज तेज होती चली गई। 1, 2, 3 सीधे हमारे कमरे के बाहर रुक गई। घड़ी में सेकंड्स चल रहे थे। 11:19 हो रहे थे। तभी दरवाजे पर बहुत धीमी सी दस्तक हुई। किसी ने दरवाजा ठोका, ठक ठक, और बाहर से आवाज आई, नया साल मुबारक हो, दरवाजा खोलो। आवाज मेरे माँ जैसी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पीछे मुड़कर दोस्तों को देखा, उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। घड़ी ने 12 बजाए और उसी पल दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुलने लगा। दरवाजा पूरी तरह खुलने से ठीक पहले मैंने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। लकड़ी ठंडी नहीं थी, गीली थी, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। पूजा रो रही थी। रोहन का गला सूख चुका था। समीर लगातार बुदबुदा रहा था, यह मुमकिन नहीं, यह मुमकिन नहीं। दरवाजे के उस पार कोई खड़ा था। मैं देख नहीं पा रहा था, पर महसूस कर रहा था। एक अजीब सी गंध थी, पुराने फूलों की, अगरबत्तियों की और सड़े हुए मांस की। फिर वही आवाज आई, इस बार और पास से, और इस बार मेरे कान के बिल्कुल पास से यह आवाज आई, बेटा, नया साल शुरू हो गया है, माँ को अंदर नहीं बुलाओगे? मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो। ये आवाज मेरी माँ की थी, बिल्कुल वैसे ही, हर शब्द, हर ठहराव। लेकिन मेरी माँ पिछले साल मर चुकी थी। मैंने आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, यहाँ से चले जाओ। अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। ठक 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 की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। ऊपर से छत पर दौड़ने की आवाजें आने लगी। अब एक नहीं, कई लोग थे। हंसी की आवाजें, रोने की आवाजें और बच्चों के खेलने जैसी आवाजें, और सब एक साथ कह रहे थे, नया साल, नया साल, नया साल। लाइट अचानक जल गई। हम सब सन्न रह गए। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, कोई नहीं था। दरवाजा भी बंद था। घड़ी 12:07
दिखा रही थी। पूजा ने कांपते हुए कहा, शायद हम सबका वहम था। तभी समीर ने धीरे से बोला, अगर वहम था तो मेरे हाथ पर ये क्या है? उसकी कलाई पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे अंदर से पकड़ा हो। हमने फैसला किया अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, लेकिन जब बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला तो गेस्ट हाउस का गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। सीढ़ियां ना ही ऊपर जा रही थी और ना ही नीचे जा रही थी। हर दरवाजे पर एक ही नंबर लिखा था, 2019। मैंने घबरा कर बोला, ये साल कभी खत्म ही नहीं हो रहा। तभी पीछे से चौकीदार की आवाज आई। उसने कहा था ना बेटा, नया साल हर किसी के लिए नहीं होता है। हम पलटे। वही बूढ़ा खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें काली नहीं थी, बिल्कुल खाली थी। उसने कहा, यह जगह उन लोगों की है जो नए साल की रात कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। रोहन चिल्लाया, हम कुछ नहीं छोड़ रहे, हमें जाने दो। चौकीदार मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी थी। एक को तो यहीं रुकना पड़ेगा। अचानक पूरे गेस्ट हाउस में घंटियां बजने लगी। दीवारों से तस्वीरें गिरने लगी। उन तस्वीरों में लोग थे, हर उम्र के, हर चेहरे पर एक ही तारीख लिखी थी, 31 दिसंबर, और नीचे एक नाम। मैंने कांपते हाथों से एक तस्वीर उठाई। नाम पढ़कर मेरी सांसें रुक सी गईं। उस तस्वीर के नीचे समीर लिखा था। मैंने उसे देखा, वह पीछे हट रहा था। नहीं, वह रो भी रहा था और कह रहा था, मैं नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन फर्श ने उसके पैरों को पकड़ लिया, जैसे जमीन जिंदा हो गई हो। हम उसे खींचते रहे, वह चीखता रहा। उसकी उंगलियां हमारी पकड़ से फिसलती गईं और फिर वह अचानक गायब हो गया। पूरा गेस्ट हाउस शांत हो गया। घड़ी में 12:15 हो रहे थे। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सुबह की ठंडी हवा थी। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। हम तीनों भागते हुए बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा तो शांति निवास वहां था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ जला हुआ मैदान था। पुलिस ने कहा, उस जगह पर 30 साल पहले एक होटल में आग लगी थी। नए साल की रात थी। कई लोग जलकर मर गए थे और आज भी हर साल कोई ना कोई नया साल वहीं मना लेता है और एक वहीं रह जाता है। आज भी जब घड़ी में 12 बजती है, मुझे लगता है कोई दरवाजा खटखटा रहा है और बाहर से समीर की आवाज आती है। वह कहता है, नया साल मुबारक हो, दरवाजा खोलो। समीर के गायब होने के बाद हम तीनों, मैं, रोहन और पूजा, सीधे शहर लौट आए। पुलिस पूछताछ, बयान, सब कुछ हुआ। रिपोर्ट में लिखा गया, एक दोस्त पहाड़ से गिर गया, बॉडी नहीं मिली। बस मामला यहीं पर बंद हो गया। पर कुछ चीजें बंद नहीं हुई। उस रात के बाद मेरे फोन में हर साल 31 दिसंबर को ठीक 11:59 पर एक मिस्ड कॉल आने लगी, अननोन नंबर से। पहली बार मैंने इग्नोर किया, दूसरी बार थोड़ा डर सा लगा और तीसरी बार मैंने फोन उठा लिया। लाइन के उस पार बहुत धीमी सांसों की आवाज थी। फिर किसी ने फुसफुसाकर कहा, 1 साल और बीत गया। उधर की आवाज बिल्कुल समीर की थी। मैंने फोन फेंक दिया और मेरे हाथ कांपने लगे। पर कॉल काटते ही मेरे फोन पर एक फोटो आ गई। वही गेस्ट हाउस, वही गलियारा और दीवार पर 3 तस्वीरें, रोहन, पूजा और मेरी। हर तस्वीर के नीचे एक साल लिखा था। रोहन के तस्वीर के नीचे
2020 लिखा था, पूजा की तस्वीर के नीचे 2021 लिखा था और मेरी तस्वीर के नीचे 2022 लिखा था। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जवाब मुझे देर से नहीं मिला। 2020 के नए साल पर रोहन ने मुझे फोन किया था। वह बहुत खुश था और कह रहा था इस बार पार्टी मेरे फार्म हाउस पर है, जरूर आना। मैं नहीं गया, कोरोना का बहाना बना दिया। अगले दिन खबर आई रोहन फार्म हाउस में अकेला मरा हुआ मिला। 12:10 पर उसका फोन टूटकर गिरा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई है। 2021 पूजा की बारी थी। उसने कहा था इस बार नया साल किसी नए शहर में मनाएंगे। 12 बजे के बाद उसका फोन बंद हो गया। सुबह उसकी भी लाश होटल के बाथरूम में मिली। आईने पर लिपस्टिक से लिखा था मैं यहीं रह गई, अब सिर्फ मैं बचा था। 2022 की रात मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लाइट जलाई, घड़ी सामने रखी। 11:58 पर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मैं रोने लगा और बोला बस करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाहर से समीर की आवाज आई, तुम्हें आना नहीं है, तुम्हें सिर्फ दरवाजा खोलना है। घड़ी में देखा तो 12 बज चुके थे। कमरा ठंडा हो गया था, आईना धुंधला हो गया था। आईने में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे खड़े थे रोहन, पूजा और समीर। उनकी आंखें अब खाली नहीं थी, वे खुश थे। उन्होंने कहा अब हमारी बारी नहीं है, अब हमारी ड्यूटी है। मैं चिल्लाया किसकी? उसने मुस्कुराकर कहा हर नए साल किसी को पीछे रोकने की। आईने से एक हाथ बाहर आया, मेरे पैर जम गए। दरवाजा अपने आप खुल गया और तभी मेरी माँ की आवाज आई, बेटा नया साल शुरू हो गया है। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह मैं अपने कमरे में था, सब नॉर्मल था, लेकिन आईने में आज भी 4 परछाइयाँ दिखती हैं। और सबसे डरावनी बात, आज तारीख है 31 दिसंबर, घड़ी में 11:57 हो रहे हैं। और अगर आज रात तुम्हारे दरवाजे पर कोई दस्तक दे और बाहर से कोई कहे नया साल मुबारक हो, तो दरवाजा खोलने से पहले एक बार मेरे बारे में जरूर सोच लेना, क्योंकि अब मैं भी दरवाजे के उस पार हूँ। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा। और हाँ, ये स्टोरी 31 तारीख को आने वाली थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।